हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन कक्षा 10वीं व्याकरण विषय हिंदी का कक्षा 10वीं का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके पहले वीडियो में मैं एक प्रश्न उत्तर गद्यांश पद्यांश निबंध एप्लीकेशन से संबंधित सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो डाल चुका हूं, वो भी आप देखिएगा। लेकिन आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आने के बाद मैं व्याकरण पर अलग से बना रहा हूं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि व्याकरण पर बनाने के लिए, तो कक्षा 10वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट व्याकरण से संबंधित क्या क्या सवाल आ सकती है, क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ध्यान से देखिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 1, समास क्या है? तो इसका उत्तर है, उत्तर सहित बताऊंगा। ये प्रश्न है समास क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द निर्मित होता है उसे समास कहते हैं। अगर आपको 1 नंबर का प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा जाता है तो आपको इतना ही लिखना है। समास क्या है बोला जाएगा, अगर परिभाषित कीजिए बोलेगा तो सिर्फ उसका डेफिनेशन ही लिखना है। लेकिन आपको उदाहरण भी पूछेगा तो उदाहरण भी दीजिएगा, प्रकार पूछेगा तो उसका प्रकार भी बताना है आपको। चलिए दूसरा सवाल है, समास के प्रकार कितने हैं? तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में। सबसे पहला आती है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां होती है बहुव्रीहि समास। तो प्यारे बच्चों, ये 6 समास का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा हिंदी विषय में। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न तीसरा की। तो इसमें लिखा है अव्ययी भाव समास को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें क्या होता है देखिए, समास में 2 पद मिलते हैं। जब 2 पदों में से एक पद अव्यय हो जाता है और दूसरा पद अगर संज्ञा हो गया, माने किसी का नाम हो गया, कोई चीज का नाउन हो गया, तो इनके मेल से जो समासिक शब्द बनती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में आप शुरू वाला जो देखेंगे प्रति, ये प्रति कोई नाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, ये अव्यय है। लेकिन जो दिन है वो एक दिवस को बताता है, एक नाउन है कहना चाहिए, एक संज्ञा है। तो प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास आ गया। जैसे आजीवन, आजीवन में आ क्या है, तो आ तो किसी का नाम नहीं है, कोई नाउन नहीं है, तो ये अव्यय हो गया। अब उसके बाद आता है जीवन, तो जीवन तो एक नाउन है, संज्ञा है, तो ये आजीवन क्या कहलाएगा, समासिक शब्द है जो कि अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह से आप लोग को समझ करके पढ़ना है प्यारे बच्चों। प्रश्न चौथा, तत्पुरुष समास को उदाहरण सहित समझाइए। तो तत्पुरुष समास में होता क्या है, ध्यान दीजिए। ऐसा समासिक शब्द जिसमें अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है, माने उसका महत्व ज्यादा होता है, अंतिम पद को ही बेस्ट प्रधान माना जाता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में जो अंतिम पद है वो प्रवेश है, ये प्रवेश जो है यहाँ पर प्रधान है। गृह तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन गृह प्रवेश कह देने से पता चल जाता है कि आज नए घर में प्रवेश की आगमन होने जा रही है। तो ये गृह प्रवेश में जो अंतिम पद प्रवेश है वो प्रधान है। जैसे बैलगाड़ी, जैसे अगर मान लो बैल में अगर हम गाड़ी शब्द नहीं जोड़ेंगे तो बैल का अर्थ तो सिर्फ बैल में ही हो जाएगा, लेकिन बैलगाड़ी बोल देने से एक विशेष वाहन का रूप धारण कर लेता है ये जो शब्द है। इसलिए यहाँ पर गाड़ी शब्द जो है प्रधान है कहना चाहिए, बैल जो है उतना प्रधान नहीं है। तो बैलगाड़ी में गाड़ी प्रधान है, इसलिए बैलगाड़ी क्या है, तो तत्पुरुष समास का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से प्रश्न 5वां है आपका, निम्न में कौन सा समास है, विग्रह करके इसका नाम लिखना है, पता करना है आपको। श्वेतांबर, श्वेतांबर में कौन सी समास है आपको पता करना है। नीलांबर में कौन सी समास है पता करना है। कमल नयन में कौन सी समास है आपको पता करना है। तो उपरोक्त उदाहरण से एक पद जो है आपका विशेषण है। जैसे के लिए आपका शुरू का जो पद है आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक विशेषण को बता रहा है, श्वेतांबर, श्वेत, श्वेत।
तो ये जो श्वेत है, श्वेत माने सफेद, एक रंग है, एक विशेषता को बता रहा है। श्वेतांबर माने सफेद कपड़ा, नीलांबर, नीलांबर माने नीला कपड़ा, कमल नयन, कमल के समान आंख। मतलब कुल मिलाकर के एक पद जो है आपको कहना चाहिए विशेषण है, तो हम ये कहेंगे कर्मधारय समास है ये। श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर में श्वेत क्या है तो सफेद रंग है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। नीलांबर में नील क्या है तो विशेषण है। कमल नयन में कमल क्या है, एक विशेषण है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर यही कहेंगे कि आपका जो कमल रूपी नयन है ये विशेषण को इंगित कर रहा है यहाँ पर। तो ये विशेषण से अगर तुलना की जाए तो इसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इसी तरह से आप प्रश्न 6वां ध्यान से देखिए। प्रश्न 6वां है, निम्न शब्दों में समास की पहचान कीजिए। और देखिए इसमें कैसे कैसे पहचान करने के लिए बोला गया है। चतुर्वेद, त्रिनेत्र, नवरात्रि, पंचवटी, त्रिकाल, चौमास, नवरत्न। इसमें कौन से समास है आपको पहचान करना है। आप ध्यान से देखिए प्रश्न को। चतुर्वेद का चतु मतलब 4, त्रिनेत्र का त्रि मतलब 3, नवरात्रि का 9 मतलब 9, पंचवटी का पंच मतलब 5, त्रिकाल का त्रि मतलब 3, चौमास का चौ मतलब 4, नवरत्न का 9 मतलब 9। इस तरह से कुल मिलाकर के आप इन सारे वर्ड को देखेंगे। इस वर्ड के शुरू शुरू में जो जो अक्षर है, जो जो शब्द आपको प्रतीत हो रहे हैं, जो प्रथम पद है वो कोई नंबर को बता रही है, कोई संख्यावाचक विशेषण है। अतः ऐसे समासिक शब्द को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्विगु, द्वि माने 2, ये भी एक नंबर है, याद करने का तरीका है। द्विगु समास मतलब नंबर वाला समास, शुरू में आपको कोई संख्या बताएगा। तो उपरोक्त शब्दों से स्पष्ट है कि इसमें प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, अतः ये द्विगु समास है। ध्यान दीजिए, चतुर्वेद में चतुः अर्थात 4, त्रिनेत्र में त्रि प्लस नेत्र में प्रथम पद त्रि है जो संख्या 3 को दर्शाती है। नवरात्रि में 9 प्लस रात्रि में 9 जो है संख्या 9 को दर्शाती है। इसी तरह से पंचवटी में पंच प्लस वटी अर्थात 5 वट वृक्षों का समूह अर्थात पंच क्या है संख्या 5 है, वो भी संख्या 5 की विशेषण है, मतलब संख्यावाचक विशेषण है। त्रिकाल, त्रिकाल मतलब तीनों काल को जानने वाला, त्रिकालदर्शी बोलते हैं जिसको हम लोग। त्रि मतलब ये आपका 3 नंबर को दर्शा रहा है। चौमास माने 4 महीने का समूह जिसमें चौ जो है आपका नंबर 4 को दर्शा रहा है, तो यह भी एक विशेषण है। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का एक समुदाय, तो हम कहेंगे यहाँ पर 9 जो है आपका संख्यावाचक विशेषण है। तो जहाँ संख्यावाचक आपको लगे, नंबर पता चल जाए कोई भी संख्या का, तो उसमें आप द्विगु समास लगा दीजिए परीक्षा में। ये है आपको बेस्ट ट्रिक प्यारे बच्चों। अब आती है यहाँ पर प्रश्न 7वां, द्वंद्व समास क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्वंद्व मतलब 2 होता है, 2 चीज। द्वंद्व युद्ध सुने होंगे, 2 लोगों के बीच का युद्ध, अर्थात द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों के बीच में और शब्द का जो है वो लोप रहता है, विलोपन रहता है, वो दिखता नहीं है, बस उसके बदले में डैश रहता है। अगर उसका विग्रह करेंगे तब पता चलता है कि वहाँ पर और शब्द भी है। तो जो और वर्ड है ये विलुप्त रहता है, तो उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। बहुत सिंपल है, जैसे खाना डैश पीना, खाना पीना मतलब किसी को हम पूछते हैं खाना पीना हो गया, मतलब हम सब कुछ पूछ रहे हैं उसको। खाना और पीना, सोना चांदी, सोना और चांदी, राजा रानी, राजा भी है और रानी भी है, माता पिता, माता और पिताजी। तो इस तरह से कहना चाहिए यहाँ पर ये द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है, पहला पद और दूसरा पद, क्योंकि एक वर्ड से मिलकर के ये दोनों नहीं बनेगा, इसलिए इसमें दोनों वर्ड को प्रधान माना गया है, तब कहीं जाकर इसका एक का सार्थक अर्थ निकलती है। अब आती है प्रश्न 8वां, बहुव्रीहि समास को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे शब्दों का मेल से जो बना नया शब्द है उसका एक नया अर्थ निकलता है। अगर समासिक शब्दों से मेल से कोई अगर नया शब्द बने और उस नए शब्द का एक विशेष नया अर्थ निकल जाए तो वो बहुव्रीहि समास हो जाती है। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि बहुव्रीहि समास को अलग से वीडियो बना दीजिए, व्हाइट बोर्ड में
में समझाते हुए तो मैं अलग से आप लोग के लिए स्पेशली समास को डिटेल में और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको समास का व्याकरण का और डिटेल में अगर समझते हुए अगर आप वीडियो चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड में एक एक चीज़ फेस टू फेस देखते हुए अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये जो मैं बता रहा हूं अभी ये सुपर मोस्ट टाइम्पी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर आता है गजानन। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, गजानन कह देने से ये होते गज प्लस आनन, मतलब हाथी के समान सिर। हाथी के समान सिर का अर्थ गजानन। अब किसी को हम गजानन नहीं कह देंगे अचानक, गजानन सिर्फ एक ही को कहेंगे, वो है भगवान श्री गणेश जी, उसी का नाम गजानन है। तो गजानन कह देने से एक नया अर्थ निकल गया, देखो भगवान गणेश जी की तरफ चला गया। दूसरा है पीताम्बर। हम कह सकते हैं कहीं पर भी अगर हम कपड़े देखेंगे पीला रंग का तो कह देंगे पीताम्बर। क्या कपड़ा है भाई? पीताम्बर है, कह देंगे पीला रंग का कपड़ा धारण करने वाला पीताम्बर। लेकिन पीताम्बर बोल देने से वो स्पेशल नाम हो जाता है भगवान श्री कृष्ण जी का। तो ये जो पीताम्बर वर्ड है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए ही अर्पित है, क्योंकि वो पीले वस्त्र धारण करते थे। अब आती है यहाँ पर चतुर्मुख, मतलब चार मुख वाला। अब चतुर्मुख हम किसी को भी नहीं कह सकते, सिर्फ भगवान ब्रह्मा जी का नाम है चतुर्मुख। अब आती है यहाँ पर प्रश्न 9, अनुप्रास अलंकार क्या है? यहाँ अलंकार की हम बात करते हैं तो अलंकार क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाली रचना को हम कहेंगे। ऐसा कोई ट्रिक, ऐसा कोई उसमें वर्ण व्यवस्था जिसकी वजह से उस काव्य की शोभा बढ़ जाए, वो कहलाती है अनुप्रास अलंकार। उत्तर, यदि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति किसी काव्य में होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कोई बार बार रिपीट हो जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाती है। जैसे के लिए चांदी के चम्मच में चंगू के चाचा ने चांदनी रात में चटनी चटाया, बार बार च वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। तो यहाँ पर जो त वर्ड आ रहा है बार बार रिपीट हो रहा है तो यह भी एक अनुप्रास अलंकार का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो यह भी आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में, जिसमें बार बार एक ही अक्षर आए जा रहा है, कम से कम 2 या 3 बार आ जाए तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कह देते हैं, जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। प्रश्न 10वां, निम्न काव्यांश में कौन सा अलंकार है? जैसे के लिए काव्यांश दिया हुआ है काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर काली घटा मतलब काला घटा वाले बादल, काले बादल काली घटा कहेंगे। का घमंड घटा मतलब हवा ने आया उसको उड़ा कर ले गया, छोटा कर दिया उसको, बहुत बड़ा काला घटा मंडरा रहा था, तूफान आया उसको उड़ा करके ले गया, मतलब हम कहेंगे उसे घमंड घटा। घटा मतलब घट गया, कम हो गया। तो यहाँ पर घटा वर्ड 2 बार आया है, काली घटा में भी है घटा वर्ड, घमंड घटा। तो यहाँ पर जो 2 बार घटा आया है इसमें दोनों में अलग अलग अर्थ छिपा हुआ है। तो जहाँ अलग अलग अर्थ छिपा रहता है उसको कहते हैं यमक अलंकार, जिसमें यमक अलंकार है और यमक का अर्थ होता है एक ही शब्द का अलग अलग 2 अर्थ है। काली घटा में जो घटा है उसका अर्थ है बादल, और घमंड घटा में जो घटा शब्द है उसका अर्थ है कम हो जाना, घट जाना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका प्रश्न 10वां के बाद अब आती है प्रश्न 11वां, अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। ये अतिशयोक्ति अलंकार क्या होती है? ध्यान दीजिए, अति किसी भी चीज का अति, अति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, कोई भी वाक्य को हम लोग, कोई भी काव्यांश को, कोई भी पद को हम लोग, किसी घटना को अगर हम काव्य में पद्य में पिरो करके अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे कि सामान्य शब्दों में मैं कहूँ कि 1 हाथ खीरा के 9 हाथ बीज, कोई विश्वास करेगा क्या? 1 हाथ खीरा है और उसका 9 हाथ बीज, मतलब खीरा 1 फुट का, लेकिन उसका जो बीज निकलेगा वहां से वो 9 फुट का। अगर ऐसा काव्य में कहीं लिख दिया जाए तो बढ़ा चढ़ाकर बात हो गई ना। तो जहां बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाता है वो कहलाते हैं अतिशयोक्ति अलंकार।
जैसे कि लिए देखिए एक काव्य है, जब किसी काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाती है। जैसे के लिए हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। उसको कैसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी, लंका पूरा जल गया और उसके बाद सारे निशाचर राक्षस लोग भाग गए। मतलब इतना हम लोग उसका एक्शन प्लान में इतना ज़्यादा हम लोग उसको अति कर दिए हैं कि यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी है, पूरी सारी लंका जल गई। तो ये जो काव्य जो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, ये अतिशयोक्ति अलंकार, इससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न 12 है, अलंकार के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है यहाँ पर शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा होती है उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या होती है, ऐसे अलंकार जिसमें शब्दों के प्रयोग से काव्यों की सुंदरता बढ़ जाती है। काव्य की सुंदरता अगर बढ़ जाए शब्द के माध्यम से, अलग अलग पैटर्न के शब्द डालिए, अलग अलग अर्थ वाले शब्द डालिए, जिसमें काव्य में जैसे कुछ वर्ड जो है बार बार रिपीट हो, जैसे अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में बार बार रिपीट होता है। त वर्ड जैसे अपने पिछले अभी जस्ट आपने देखा ऊपर के वीडियो में, तो त वर्ड बार बार आ रही है, तो अनुप्रास आ रहा है, जिससे शब्दों की वजह से उसकी काव्य की शोभा जो बढ़ जा रही है, इसको शब्द अलंकार कहेंगे। यमक, एक ही अर्थ का कई चिपके हुए, जैसे घटा, 2 बार घटा हमने बोला, बादल घटा, ठीक। तो काली घटा में बादल जो घटा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और घमंड घटा, मतलब घमंड उसकी घट गया, मतलब यहाँ पर 2 वर्ड जो घटा बोला जा रहा है वो क्या है, अलग अलग उसमें यमक हो रहा है, कहना चाहिए अलग अलग उसमें शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं। तो जहाँ पर शब्दों के अर्थ की वजह से उसकी अलग अलग वर्ड के प्रयोग से अगर उसकी सुंदरता बढ़ जाए तो उसको शब्द अलंकार कहेंगे। दूसरा है यहाँ पर अर्थ अलंकार, अर्थ के द्वारा अगर काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो उसके हम कहेंगे यहाँ पर अर्थ अलंकार। जैसे उपमा अलंकार, तुलना हो जाता है उसमें, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा आते ही उभय अलंकार, शब्द और अर्थ के कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसको हम कहेंगे उभय अलंकार। अगर आप इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार के बारे में अगर अलग से वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए स्पेशली सिर्फ उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण पर अलग से बेस्ट एग्जाम्पल फेस टू फेस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता सकूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको आवश्यकता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार के रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब यहां पर आती है प्रश्न 13, निम्न का संधि विच्छेद करके नाम लिखिए। तो उत्तर है यहां पर, देखिए प्रश्न भी है उत्तर भी बताने जा रहा हूं। नीरस, नीरस को अगर हम संधि विच्छेद करें तो सबसे पहले इसमें छोटी नी बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा नी है, लेकिन जब संधि विच्छेद करते समय बड़ी नी को हम लोग छोटी नी में कन्वर्ट करते हैं। निह, निह विसर्ग लगा है, नी के बाद 2 बिंदु लगा है, मतलब विसर्ग है। निह धन रस, जिसमें कोई प्रकार का आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। नीरस, बोरिंग हो गया, बोर लग रहा है, नीरस लग रहा है। तो ये है निह धन रस, इसमें विसर्ग आ गया, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहेंगे। जो 2 बिंदु है वो विसर्ग है, अक्सर संस्कृत में आप लोग देखते होंगे। तपोबल, तपह धन बल, तपह धन बल, मतलब इसमें भी आ गया विसर्ग, ये भी विसर्ग संधि है। निश्चल, देखिए इसमें अब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें सा नहीं आएगा। निह धन छल, बिना छल के, निह धन छल, तो ये हो गया आपका विसर्ग संधि। दुर्गुण, दुह धन गुड़, रारेप के मात्रा हट गया, दुह धन गुड़, विसर्ग संधि आ गया। सच्चरित्र, सत धन चरित्र, एक और जो आधा चा था वो गायब, सत धन चरित्र, सच्चरित्र हो गया, व्यंजन संधि है। देखो इसमें कोई विसर्ग गायब हो गया, यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं है, स्वर्ग नहीं है यहाँ पर, इसलिए स्वर विसर्ग नहीं होने की वजह से यहाँ पर इसको व्यंजन संधि कहेंगे। दिग्गज, दिक धन गज, यहाँ भी क व्यंजन है, ग भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन का मेल से बन रहा है, ये व्यंजन संधि है, दिग्गज। सज्जन, सत धन जन, यहाँ भी व्यंजन आ गया, सज्जन, व्यंजन, व्यंजन संधि। नाविक, नौ धन इक, इक में ई क्या है, स्वर है, आ ई, ये सब स्वर तो हैं, तो यहाँ पर नव धन इक, ई क्या है, स्वर है, तो स्वर संधि आ गया। परमार्थ, परम धन अर्थ,
अ क्या है, स्वर है, इसलिए इसमें भी स्वर संधि। रजनीश, रजनी प्लस इस, तो ई क्या हुआ, बड़ा ई, स्वर हो गया, स्वर संधि। जहां स्वर दिखे वहां स्वर संधि है बोलना, जहां विसर्ग आ जाए वहां विसर्ग संधि, और विसर्ग और स्वर दोनों ना दिखे तो समझ जाना वो व्यंजन संधि है। अब आती है प्रश्न 14, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखिए। श्रुति सम माने लगभग लगभग सेम शब्द रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग रहेगा प्यारे बच्चों। शब्द को देखोगे तो एक जैसा लगेगा, बोलने में भी एक जैसा लगभग लगता है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा और थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उसको लिखने में। देखिए पहला दिन, द में बड़ी की मात्रा है दिन, और उसके बगल में एक और दिन है जिसमें छोटी की मात्रा है। जो पहला वाला जो दिन है, कहते हैं ना दीनहीन, मतलब दीनदयाल कहते रहते हैं, वही है दीन दयालु। दीन मतलब गरीब, पुअर। और एक और जो दिन है, दिन अच्छा नहीं है यार आज का, तो ये जो दिन है छोटे दी वाला वो है दिवस, डे। तो देखिए दोनों दिन को बोलेंगे दिन, हालांकि उच्चारण करते समय साफ साफ हम लोग बोलते नहीं है बोलचाल में। जो गरीब वाला दिन है उसको बोलना चाहिए दिन, दिन, और जो दिवस वाला दिन उसको बोलना चाहिए दिन, मतलब उसमें छोटी ई झलकना चाहिए आवाज में, दिन। अब आती है दूसरा वर्ण, और एक है वर्ण। तो वर्ण माने चुनना और वर्ण मतलब कलर, रंग। तीसरा है सूत, एक है सूत। तो सूत मतलब बेटा और सूत मतलब सारथी या धागा। चौथा अंश माने भाग या हिस्सा। एक होता है एक और अंश, उसका मतलब कहीं कहीं कंधा भी यूज करते हैं, कंधा, अंश माने कंधा। पांचवा है सूखी माने समृद्ध, खुशहाल। एक होता है सूखी मतलब सूखा पत्ता, शुष्क। तो ये हो गया प्रश्न 14। अब आती है प्रश्न 15, निम्न का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये आप लोग के लिए मैं यहाँ पर कुछ 11-12 एग्जाम्पल दिया हूँ, आप लोग और भी अलग से आप लोग और भी तैयारी कीजिए पर्यायवाची को। अगर लेकिन ये जितना वीडियो में बताए हैं अगर ये हो जाता है तैयारी, अगर आपके पास और भी समय बच जाता है तो आप लोग जरूर तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोग तभी आप लोग के अच्छे से रिजल्ट आ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न 15 है, निम्न का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कमल, कमल को क्या कहते हैं, कमल एक पुष्प है, इसका नाम है सरोज, जलज, जलज या पंकज। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा को हम कहेंगे चंद्र या शशि या राकेश या मयंक। तीसरा धनुष, धनुष क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, धनु कहते हैं, कमान कह देते हैं। चौथा बादल, बादल को हम कहेंगे मेघ, घन, जलधर, जलद। बसंत, बसंत को क्या बोलेंगे, ऋतुराज, बसंत ऋतु माने ऋतु का राजा ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुमास कह देते हैं बसंत ऋतु को। नदी, रिवर को क्या कहेंगे, सरिता, तटनी, तरंगिणी। इंद्र को क्या बोलेंगे, देवराज, इंद्र कहते हैं, सीरियल में आप लोग देखे होंगे, धार्मिक सीरियलों में देवराज। सुरेश, पुरंदर। पत्नी को क्या बोलेंगे, भार्या, कांता, परिणीता। किनारा को क्या बोलेंगे, तट, तीर, कुल, कगार। अग्नि को क्या बोलेंगे, आग, ज्वाला, पावक, अनल, बहुत सारे नाम हैं। अमृत को क्या कहेंगे, सुधा, पीयूष, अमीय। गंगा को बोलते हैं जाह्नवी, भागीरथी, सूरसरी। तो ये सारे बहुत सारे नाम हैं, इसके पर्यायवाची आप लोग और भी कीजिएगा। इसके अलावा तो आप प्यारे बच्चों, आप सब लोग इसके साथ विलोम शब्द भी पढ़ना है, मुहावरा भी, तत्सम तद्भव भी पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय बहुत सरल है वो भी पढ़ लीजिएगा, रस छंद अनेकार्थ आदि अवश्य तैयारी कीजिए आप लोग। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलेंगे कि विलोम शब्द, मुहावरा, उपसर्ग प्रत्यय में अगर अलग से वीडियो अगर आप लोग चाहते होंगे डिटेल वाला, तो मैं इसको डिटेल में आप लोग को समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए अलग से एक लाइव वीडियो आप लोग के लिए जरूर बना दूंगा। विलोम शब्द का, मुहावरा का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, रस का और छंद का भी। तो इस प्रकार से रस से संबंधित सवाल भी आ जा सकते हैं आप लोग के सिलेबस में तो दिया है। अगर रस से संबंधित अगर आप लोग अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं 10 प्रकार के जो रस है उसका एग्जाम्पल सहित आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग की परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आप लोग देखते रहे हमारे चैनल को, इस तरह से बार बार आप लोग देख करके बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी को आने वाली बेस्ट फेस्टिवल होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी होली।
थैंक यू सो मच। इस तरह से अपने सारे मित्रों को ये वीडियो जो है बिल्कुल फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं इस चैनल में, जो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि और भी जो सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, ग्रामर का, और भी जो नए नए वीडियो मैं लाने जा रहा हूँ उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें। प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है हमारे चैनल से, कुछ पसंद आ रहा है, कुछ तो लाइक बनता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।